बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाल्लाह ताला जो लॉग गेट है, वैसे ये लेक्चर्स आपको एलएलबी में भी फेवरेबल होंगे जो पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन चूंकि लॉग गेट में भी 20 मार्क्स का जो सिलेबस है वो क्यूएसओ का होता है, तो हम स्टार्ट ही क्यूएसओ से कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि लॉग गेट का जो पेपर है वो है ही कंसेप्चुअल। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह ताला उम्मीदें कभी है कि आप अच्छे जो स्कोर्स हैं वो गेन करेंगे। वैसे बेहतर ये होगा कि आप जो स्टूडेंट्स जो मेरा लेक्चर ले रहे हैं आप लोग आगे बुक रख लें, ताकि आपको जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो आर्टिकल वाइज क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। आर्टिकल नंबर 1 में जो मेन जो पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, एक्सटेंट क्या है क्यूएसओ की, और कमेंसमेंट यानी कि ये स्टार्ट कब होगा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन लॉग गेट में पूछा जाएगा तो वो इनसे हट के उम्मीद है कि आएगा ही नहीं। एक तो इसका नाम कानून शहादत ऑर्डर है, एक्ट, या कोई और अगर वहां पे एमसीक्यूज में आ जाए कि कानून शहादत एक्ट, कानून शहादत ऑर्डर, या कोई और वो पूछ लेते हैं कोड या कुछ लिख देते हैं, तो आपने ऑर्डर को टिक करना है। फर्स्ट जो पॉइंट जो पूछा जा सकता है। इससे अगला जो पॉइंट है, ये पूरे पाकिस्तान में जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस है उसकी ये इन चीज़ों में अप्लाई होगा। वो चीज़ें कौन सी हैं? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जितने भी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होगा क्यूएसओ। एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में। अब अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो क्यूएसओ है ये एप्लीकेबल है इस पे सिविल कोर्ट पे, क्रिमिनल कोर्ट पे, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स में, इन तीनों में से किस पे जो है ये एप्लीकेबल है, और एंड पे आपको दिया होता है ऑप्शन डी में दिया होता है कि ऑल, तो यू शुड टिक ऑल, क्योंकि इन तमाम पे ये अप्लाई होता है। जितनी भी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं या क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट का वर्ड राइट है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में, कोर्ट मार्शल में, किसी ट्राइब्यूनल में, या कोई भी दूसरी अथॉरिटी जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको कंडक्ट कर रही है, उसमें ये हमारा जो क्यूएसओ है ये यूज होगा। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 में, नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्बिट्रेटर। जो कानून शहादत ऑर्डर है ये आर्बिट्रेटर पे, यानी कि जो सालसी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उस पे एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अब हम आर्टिकल 2 को देखते हैं। आर्टिकल 2 में इंटरप्रिटेशन की गई है। सबसे पहले जो इंटरप्रिटेशन जो तशरीह की गई है वो कोर्ट की गई है, कि जहां पे भी वर्ड कोर्ट इस्तेमाल होगा तो कोर्ट से मुराद होगी ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, तमाम जजेस, मजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, और वो तमाम लोग जो लीगली जो कैपेबल हैं एविडेंस लेने के, इन सब को हम कोर्ट ही कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्यूएसओ। इन सब को हम कोर्ट कहेंगे। लेकिन इसको मैंने वो स्टार लगा के साइड पे किया है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि जो आर्बिट्रेटर है ये कोर्ट की उसमें आता है डेफिनेशन में या नहीं, तो ये नहीं आता, क्योंकि एक्सेप्ट का वर्ड यूज हुआ है। तो एक्सेप्ट के जो वर्ड है उसने इसको एक्सक्लूड कर दिया है इस डेफिनेशन से, कोर्ट की डेफिनेशन से, आर्बिट्रेटर के अलावा। अब आर्बिट्रेटर ये नहीं काउंट होगा कोर्ट में। जजेस, मजिस्ट्रेट्स और वो तमाम लोग जो लीगली अथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के, इन सब को हम कंसीडर करेंगे। जहां पे वर्ड कोर्ट लिखा होगा इस लॉ में, क्यूएसओ में, तो इनको हम देख लेंगे कि ये चीजें सारी इसमें आ रही हैं। इससे अगली जो इंटरप्रिटेशन है वो डॉक्यूमेंट की गई है। इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, ये चीजें बहुत कम आती हैं कि वो ए पे उसकी डेफिनेशन की गई है, बी पे की गई है, कंसेप्ट पूछा जाता है। अब डॉक्यूमेंट क्या चीज है? एनी मैटर, कोई भी मामला एक्सप्रेस्ड, उसे एक्सप्रेस की उसका इजहार किया जाए या उसे बयान किया जाए किसी भी सबस्टांस पे। अब उसको बयान करने के मोड्स क्या हो सकते हैं? वो कोई लेटर हो सकता है, कोई फिगर्स हो सकते हैं, कोई निशान हो सकता है। आगे मैंने वर्ड लिखा है इंटेंशन, इरादा ये हो, इरादा उस
वो जो मैटर है उसको रिकॉर्ड करने का इरादा हो तो वो चीज डॉक्यूमेंट कहलाएगी। इसको मैं सिंपल मिसाल में देता हूँ। दरख्त बने होते हैं, दरख्तों के ऊपर अगर किसी ने वो SAM वो दिल बनाया हो, तीर लगाया हो, वो भी एक डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि उस पर कोई ना कोई मैटर रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर किसी पत्थर पे वो, क्योंकि लॉ में आके एट एनी सब्सटेंस, अगर किसी पत्थर के ऊपर कोई तहरीर है तो आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया गया कि स्टोन के ऊपर लिखी हुई है एक तहरीर, तो वो तहरीर क्या है, स्टोन है, डॉक्यूमेंट है, क्या है? तो यू विल टेक द करेक्ट आंसर डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमें मेन थीम को हमने देखना है कि डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इंटेंशन ये होती है कि उसको एज रिकॉर्ड जो है वो रखा जाए, तो वो एक्सप्रेस्ड हो या डिस्क्राइब्ड हो, अच्छा वो लेटर्स की सूरत में उसको वजाहत उसकी की गई हो, फिगर्स में हो, निशान लगाए गए हो, तो वो हमारा कंसीडर होगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बाद इलस्ट्रेशन में जो लिखा गया वो एविडेंस के बारे में है। एविडेंस की दो टाइप्स हैं, सिंपल है ये। ओरल जो हम जबानी करते हैं, जो हम जबानी शहादत देते हैं, उसको ओरल एविडेंस कहा जाता है, और जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में मौजूद होती है तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। आगे चलते हैं फैक्ट्स पे कि फैक्ट क्या चीज है। अब हम लिखते हैं फैक्ट को, एनीथिंग कोई भी जो चीज है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम परसीव करते हैं सेंसेस के जरिए, मतलब हम कानों से सुनते हैं कोई चीज। आपको ऑनरेबल कोर्ट में भी पूछा जाता है, क्या आपने कानों से सुना, क्या आपने आंखों से देखा, क्या आपने हाथ से फील किया? तो कोई भी जो चीज है जिसको हम सेंसेस के साथ परसीव करते हैं उसको हम फैक्ट कहते हैं। फर्दर इसमें लिखा गया है कि जो किसी भी शख्स की जो मेंटल कंडीशन है, किसी शख्स की ज़हनी जो हालत है जिससे वो अवेयर था, उसको भी फैक्ट में ही काउंट किया जाता है। यहाँ पे हम फिर रहे हैं, किसी भी पर्सन की जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, मेंटल हालत है, उसको भी फैक्ट में काउंट किया जाएगा। अब फैक्ट की दो टाइप्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें परेशानी में रहते हैं, हम पूरा क्यूएसओ पढ़ जाते हैं और इनकी समझ नहीं आती। ये सिंपल है, एक तो है रेलिवेंट फैक्ट और दूसरा फैक्ट इन इशू। अब ए और बी की लड़ाई थी, ए जो है वो बी को कत्ल कर देता है। अब एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। ए बी को कत्ल कर देते हैं, तो ए ने खंजर मार दिया बी को, तो ये फैक्ट इन इशू है कि ए ने बी को कत्ल किया। अब इससे जो जितने भी फैक्ट्स जुड़े हुए होंगे उनको हम रेलिवेंट फैक्ट्स कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक लड़का देखता है कि वो ए जो है ना वो खंजर ले रहा था, वो छुरी, वो चाकू वो ले रहा था किसी शॉप से, उसने उसे लेते हुए देखा, मारते हुए नहीं देखा, लेकिन ये फैक्ट चूंकि फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम रेलिवेंट कहेंगे। रेलिवेंट का मतलब ही ये है कि जो रेलिवेंट करता हो, जो उससे उसकी सीरीज से जुड़ा हो। और रेलिवेंट फैक्ट जो है ये सेम टाइम पे होता ही नहीं है। फैक्ट एंड इशू का और रेलिवेंट जो फैक्ट है इनका टाइम ही चेंज होता है। अब ऑटोमेटिकली बात है, कोई किसी को छुरी मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, ए बी को कत्ल कर रहा है, तो जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं, उसने छुरी ली कहाँ से, उसको किसने देखा, वो रेलिवेंट फैक्ट है। अच्छा, फिर वो आ रहा था जी, उसने एक स्कूल में जाकर उसे छुरी मारी ए ने बी को, तो स्कूल के जो पीएन है, जो चौकीदार है, चौकीदार ने भी देखा कि उसके पास छुरी थी ए के हाथ में। तो ये तब तक सारे फैक्ट्स रेलिवेंट हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स वो तमाम फैक्ट्स हैं जो फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए उसके साथ एक सीरीज जुड़ी होती है, वो सारे के सारे हमारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। और फैक्ट एंड इशू कि इशू जो है वो किस पे चल रहा है, इशू किस फैक्ट पे चल रहा है। इशू चल रहा था कि ए ने बी को कत्ल किया, तो फैक्ट एंड इशू है ए ने बी को कत्ल किया, और इसके साथ जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं उनको हम रेलिवेंट फैक्ट्स कहेंगे। तो आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 2 में अगर कोई चीज पूछेगी तो यही कंसेप्ट है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि शॉर्ट हमें अब आगे निकलना है आप, ताकि जो कंसेप्चुअल स्टडी है आपकी वो हो जाए।
स्टूडेंट्स अब हम आते हैं आर्टिकल 3 पे। आर्टिकल 3 प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत फेवरेबल है अगर आपकी इस पर प्रॉपर ग्रिप होगी, आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इसमें से क्वेश्चन ये 20 फेब को लास्ट जो लॉ गेट हुआ उसमें भी उन्होंने पूछा हुआ था और इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवाही कौन दे सकता है। तो लॉ कहता है कि भाई ऑल पर्सन्स, तमाम लोग गवाही दे सकते हैं। उनमें ये सिर्फ दो क्वालिटीज होंगी, एक तो वो अंडरस्टैंड कर पाए बात को। अब ऑटोमेटिकली बात है जज साहब ऑनरेबल कोर्ट किसी से क्वेश्चन कर रही है तो अगले इंसान को उसकी समझ होनी चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। और जो फर्दर जो रिक्वायरमेंट है वो गिव रैशनल आंसर्स, कि वो पर्सन रैशनल जवाब दे सकता हो उस सवाल का। अब सवाल पैदा होता है कि क्या बच्चा गवाही दे सकता है? जी बिल्कुल बच्चा गवाही दे सकता है, जब उसमें हमने मेन जो थीम है वो ये चीज है अंडरस्टैंडिंग कोर्ट, उसको जो क्वेश्चन पूछ रही है उसको वो अंडरस्टैंड कर पाए और गिव रैशनल आंसर्स। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन और उसका रैशनल जवाब देने वाला पर्सन एलिजिबल है एज टेस्टिफाई, वो टेस्टिफाई कर सकता है। हु में भी विटनेस, वो विटनेस हो सकता है। ये आगे उन्होंने इसकी तशरीह में गए हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है कि उसकी एज बेशक जितनी मर्जी कम हो, अगर कम एज का बच्चा भी अंडरस्टैंड कर रहा है, रैशनल आंसर दे पा रहा है तो वो वैलिड है, उसको एज विटनेस हम कॉल कर सकते हैं। बेशक कोई ज़ईफ इंसान है लेकिन वो ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ये वाले जो दो चीजें हैं, तो वो विटनेस हो सकता है। सिकनेस, अगर कोई इंसान सिक है, उसको कोई बॉडी या माइंड की कोई डिजीज है, लेकिन अगर वो ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो वो विटनेस के तौर पे वैलिड है, वो विटनेस कंसीडर होगा। आगे दो प्रोविजन दिए हुए हैं। प्रोवाइडेड, जो पहला प्रोविजन दिया गया पहले प्रोवाइडेड में, वो कह रहे हैं कि जिस शख्स को परजरी पे झूठी गवाही देने पे कोर्ट ने सजा दे दी हो तो वो विटनेस के तौर पे काबिल कबूल नहीं है। इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था इस पहले प्रोविजन में 20 फेब वाला जो लॉ गेट का पेपर है, कि उस वक्त तक जो परजरी वाला जो पर्सन है उस वक्त तक वो विटनेस के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि वो पछताना ले अपने गुनाह पे और मैंडेड हिज वेज, और वो अपना तौर तरीके चेंज ना कर ले। अब सपोज आपको ऑप्शन में आ जाता है कि वो जनाब हाजी साहब का रहता है, हाजी साहब बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको आ जाता है कि ये ऑप्शन आए हुए थे, दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि वो 5 टाइम की नमाज कायम करता है, और तीसरा ऑप्शन आपको आ जाता है कि वो पछताता है उस चीज़ पे जो लॉ में लिखा हुआ है, कि वो रिपेंट करता है और मेंड्स हिज वेज, और वो अपने जो तौर तरीके उनको बदलता है। तो लॉ में जो लिखा हुआ था इसका ट्रू आंसर था कि जो अपने तौर तरीके चेंज करता है और अपने गुनाह पे पछताता है। इसमें हम हाजी सनाउल्लाह साहब को और उसको नहीं कर सकते थे कि उसने 5 टाइम्स जो प्रेयर है वो स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम अपना कोई भी जो है रीजनिंग या लॉजिक्स नहीं दे सकते। जब एक चीज़ लॉ में लिखी हुई है तो हम लॉ के हिसाब से चलेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर है, दूसरा इसमें प्रोविजन दी हुई है। फर्दर जो प्रोवाइडेड में बताया गया है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो कुरान और सुन्ना को मद्देनजर रखते हुए विटनेस का जो प्रोसेस है इसे कंडक्ट करेगी, यानी कि जो कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो वैलिड विटनेस होगा उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये विटनेस है। लेकिन इसी प्रोवाइजो में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा विटनेस अवेल ही नहीं है कि जो कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग हो, तो फिर एनी पर्सन, कोई भी जो पर्सन है उस मौका पे जो मौजूद है वो विटनेस कंसीडर हो सकता है, वो विटनेस बन सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन। ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। ये ऐसी कम्युनिकेशन है जिसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि ये इंसान एज ए विटनेस आए ही आए। अब वो कौन सी है? ये एक किस्म की एक्सेप्शंस हैं कि कौन सा पर्सन जब एग्जेम्प्टेड है किस मैटर में कि वो विटनेस ना बने। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स। अच्छा, इसके आपने आर्टिकल नंबर याद रखने हैं। आर्टिकल 4 से लेके 14 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे उस पे हैं।
अब कौन सी कंडीशन है हम उनको देख लेते हैं। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, अब किसी भी जज साहब को या मजिस्ट्रेट को उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में कंपेल नहीं कर सकते, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता जज साहब को या मजिस्ट्रेट साहब को कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, उसने सपोज कि उसने जो फैसला दिया है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कि वो उसके बारे में विटनेस आए, विटनेस के तौर पे गवाही दे। इस तरह से जो आर्टिकल 5 है वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज है कि हस्बैंड और वाइफ की, स्पाउस की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है, उसकी भी एज ए विटनेस आप हस्बैंड को या वाइफ को नहीं फोर्स कर सकते, नहीं खड़ा कर सकते कोर्ट्स में। इनके ना आपको जस्ट मोटा मोटा क्लियर होना चाहिए इनका, क्योंकि इनमें से रेयर क्वेश्चन आते हैं। कोई आएगा तो ज़्यादा चांस यह है कि 4 to 14 प्रिविलेज कम्युनिकेशन या प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, इस पे मबनी है ये जो आर्टिकल्स हैं। इस तरह से एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट के जो अफेयर्स हैं उसके मुतल्लिका जो एविडेंस है, उन पर्सन्स को आप कंपेल नहीं कर सकते। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, अब किसी की कोई ऑफिस की खबर है, कोई ऑफिस की रिपोर्ट है, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन आप नहीं उसको एज ए विटनेस कंपेल कर सकते अनलेस, जब तक आप जो उसकी सीनियर अथॉरिटी है, जब तक आप उससे जो है वो परमिशन ना ले लें। उससे फर्दर है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब को, पुलिस ऑफिसर को या रेवेन्यू ऑफिसर को कोई खबर आती है, कोई रिपोर्ट आती है कि फलां जगह पे ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया है, तो पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू ऑफिसर पाबंद नहीं है कि वो एज ए विटनेस हम उससे पूछें कि आपको किसने ये रिपोर्ट दी है। वो कहता है ना कि पुलिस मुखबर का नाम सीगा राज में रखेगी, तो बेसिकली वो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है आर्टिकल 8 के मुताबिक, कि कोई ऑफेंस की अगर रिपोर्ट दे रहा है इंसान तो उसका नाम सीगा राज में रखा जाता है। आ गया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये हमारे वकीलों के लिए है। एक वकील साहब के पास अगर कोई बंदा आ गया है और उससे जुर्म हो गया है, अब जरूरी है कि वो जुर्म कर चुका हो, उससे जुर्म हो गया है और वो वकील साहब के पास आता है और अपना केस डिस्कस करते हैं, तो वकील साहब को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो उसको विटनेस बॉक्स में खड़े होकर तो उसे शो करें कि इस इंसान का ये मसला था, तो ये इस जुर्म करने के बाद ये आ गया था मेरे पास। इसमें से क्वेश्चन आया था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, इसमें से क्वेश्चन था कि अब मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, क्वेश्चन ये था कि एक इंसान जुर्म करना चाह रहा है, किसी दूसरे की जमीन हड़प करना चाह रहा है, ऐसा कुछ था। वो एक इंसान जुर्म करना चाह रहा है और वो वकील साहब को आके कहता है कि आपने मुझे प्रोटेक्शन देनी है। तो ऐसी सूरत में जब ऑफेंस जब वो कमिट नहीं हुआ, ऐसी सूरत में ये जो कम्युनिकेशन है, ये आगे ऑप्शन था कि ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है या नहीं है, तो ये प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जुर्म, अगर कोई भी जुर्म नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है, ताकि वो होने वाला जो जुर्म है वो रुक जाए। नेक्स्ट है क्लर्क्स, जो आर्टिकल 10 है, ये है तो ज़्यादा लाइन लिखी हुई है। इसमें मेन ये है कि जो वकला हजरात के जो मुंशी साहिबान होते हैं, अगर वकील साहब पे ये लाजमी है कि वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन शो ना करें, उनके पास कोई मुजरम, चोर, डकैत कोई आ गया है, गुनाह करने के बाद वो पहुंच गया, तो वो केस ले ना लें, लेकिन उसका ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते उसके साथ जो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन हुई है। इस तरह से हमारे जो क्लर्क हजरात होते हैं, जो हमारे मुंशी साहिबान होते हैं, सिंपल वर्ड्स में, उन पे ये जो आर्टिकल 10 है ये अप्लाई होता है कि वो भी प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो बताएंगे नहीं कि फलां शख्स हमारे पास, वो जी कोर्ट में खड़े होकर बता दें कि जी मैं बताता हूँ कि ये मेरे पास आए थे, हमारे चैम्बर पे आए थे, तो वकील साहब और मैं दोनों थे, तो ऐसा करना ये रॉन्ग है। आर्टिकल 10 जो है ये क्लर्क्स और जो वकला के जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, जो उनके साथ काम करने वाले होते हैं, हेल्प आउट करने वाले होते हैं, इनको ये उन पे अप्लाई होता है।
अच्छा, वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो में जाएं तो अमूमन ये मेरा अपना भी यही हाल था जब मैं स्टूडेंट था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिस दोस्त को, जिस भाई को जिस जगह पे समझ ना आई हो, मैंने कोशिश किया कि कंसेप्ट्स को बड़े सिंपल वे में आपको समझाया जाए। जिस फ्रेंड को समझ ना आए वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। अब हम इस पे वो कर लेंगे, क्लियर कर देंगे उस दोस्त का जिसका जो भी कोई क्वेश्चन होगा। तो फर्दर इंशाल्लाह हम कल इससे नेक्स्ट हम चलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।